brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, आप सबने नाम जरूर सुना होगा। और इसी रायसेन जिले में एक शहर है बरेली। इस बरेली शहर में पिछले महीने की 29 तारीख को यानी 29 अगस्त 2025 एक बहुत झकझोरने वाली घटना हुई। छोटा शहर है बरेली और वहाँ जो घटना हुई, उस घटना ने पूरे शहर के लोगों को बिल्कुल विचलित कर दिया, हिला दिया। ये कोई कत्ल की, लूटपाट की, डकैती की या कोई बहुत गहरी साजिश वाली बात नहीं थी, लेकिन एक ऐसी बात थी जो सीधे सीधे ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट को टच करने वाली थी। हुआ यूं कि बरेली शहर में घूम घूम कर गार्बेज यानी कूड़ा कलेक्ट करने वाली एक गाड़ी में एक नवजात बच्ची लोगों को रोती हुई मिली। उस नवजात बच्ची को किसी ने कपड़े में लपेटकर कूड़े के ऊपर फेंक दिया था। मिट्टी, गोबर और तमाम तरह की जो गंदी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर वो बच्ची पड़ी हुई थी और वो लगातार रो रही थी। तो कूड़ा चलाने वाले जो गाड़ी के लोग हैं, वो घूम घूम करके गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे। इस बीच जब उनके कानों में वो आवाज़ पड़ी रोने की, तो उन्हें पहले लगा शायद कोई जानवर है या कोई ऐसी चीज़ है जो आसपास कहीं हो, कोई मतलब कुत्ते का बच्चा हो या कुछ ऐसा इस तरह की चीज़, क्योंकि कोई इमेजिन नहीं करता है कि कूड़े के किसी ढेर में या गाड़ी में कोई ह्यूमन बेबी भी पड़ा हुआ हो सकता है। तो शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया, खुद उस गाड़ी को चलाने वाले और कूड़ा कलेक्ट करने वाले लोगों को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो आवाज़ लगातार रोने की आ रही थी, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं, और आवाज़ भी उनको गाड़ी के पीछे से ही आती हुई महसूस हुई। फिर उन्होंने जब एग्जामिन किया, जाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र बमुश्किल 1 या 1.5 दिन की रही होगी, वो बच्ची उस गाड़ी में कूड़े के ढेर के ऊपर पड़ी थी। तुरंत ये खबर आसपास के लोगों को लगी, भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बच्ची को संभाला, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे, और इस बीच लोगों ने लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। हजीरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके इलाके में ये घटना हुई थी, और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। सीन ऑफ क्राइम को पुलिस ने देखा, लेकिन सीन ऑफ क्राइम में सिवाय कूड़े के ढेर के और कुछ भी नहीं था। एक अदद कपड़े में वो बच्ची लिपटी हुई थी, और वो कपड़ा भी किसी का पुराना फटा मैला कुचैला एक टी शर्ट था। तो पुलिस के पास या किसी भी आदमी के पास इस मामले में कोई क्लू नहीं था, क्योंकि बच्ची के साथ कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई बिलोंगिंग नहीं था जिससे पता चलता कि ये बच्ची किसकी है, इसे कौन यहाँ डाल गया। इत्तेफाक से जिस जगह पर गाड़ी में ये बच्ची मिली, वहाँ पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, तो सीसीटीवी फुटेज की भी गुंजाइश नहीं थी। तो देखा जाए तो ये मामला बिल्कुल ही ब्लाइंड था, और अब इस मामले में पुलिस को ये पता करना था कि इस बच्ची को किसने यहाँ पर डंप किया, इस तरह का इनह्यूमन एक्ट किसने किया। तो पुलिस ने उस बच्ची की कुछ तस्वीरें क्लिक की, बच्ची को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाया और उस बच्ची को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसे हाइपोथर्मिया समेत कई दूसरे तरह के इन्फेक्शंस हो गए थे। डॉक्टरों ने बड़ी सख्त निगरानी में उसका इलाज शुरू किया, और बच्ची की तस्वीरों के साथ साथ बच्ची को जिस कपड़े में यानी एक फटे हुए टी शर्ट में लपेटा गया था, पुलिस ने उसकी भी तस्वीरें क्लिक की, और इन दोनों तस्वीरों को पुलिस ने व्हाट्सएप के ज़रिए और दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए आसपास के इलाके में सर्कुलेट करना शुरू किया। छोटे शहरों की यह ख़ास बात होती है कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में खबर रखते हैं, कौन किस मोहल्ले में रहता है, और आबादी कम होने की वजह से तकरीबन ज़्यादातर चेहरे जाने पहचाने से होते हैं, भले उनसे आमने सामने की बातचीत ना हो। लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता, मुंबई दिल्ली जैसे जगहों में यहाँ तो पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता है। तो खैर, बरेली चूँकि छोटी जगह है, तो वहाँ पर जब इस तरह का फ़ोटोग्राफ टी शर्ट का, बेबी का सर्कुलेट हुआ, तो सारे लोगों ने उसे देखा, एक दूसरे से शेयर किया। और इसी कड़ी में एक ऐसा आदमी पुलिस के पास पहुंचा जिसने ये कहा कि ये टी शर्ट तो मेरी है।
पुलिस चौंक गई कि भाई आपकी टी शर्ट और फिर उसमें इस बच्ची को लपेट कर कैसे फेंका गया, क्या आप बच्ची को जानते? उसने कहा नहीं, मैं बच्ची को नहीं जानता, लेकिन टी शर्ट मेरी है और ये टी शर्ट मैंने पिछले होली के समय में अपनी एक मेड सर्वेंट को मैंने ये टी शर्ट दी थी। उस आदमी ने बताया कि मेरे घर में उन दिनों 2 मेड सर्वेंट काम करती थी और दोनों में से किसे दिया था मुझे ये याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी एक मेड सर्वेंट को मैंने ये टी शर्ट दी थी। अब पुलिस ने उन मेड सर्वेंट के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, लेकिन अगर पुलिस सीधे जानकारी जुटाकर दबिश डालती तो शायद इस मामले का खुलासा करना थोड़ा मुश्किल होता। तो पुलिस ने सोचा कि वो पारंपरिक तरीके से, खुफिया तरीके से, डिटेक्टिव वे से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके बाद पुलिस ने वो जो 2 सस्पेक्टेड लेडीज़ थीं उनके गली मोहल्लों में जाकर पुलिस ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो मलेरिया की बीमारी का टेस्ट करने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। उसमें 1-2 महिला पुलिसकर्मी थी और कुछ एक पुरुष पुलिस वाले थे और सारे लोग सिविल कपड़ों में थे, यानी ऐसे नॉर्मल ड्रेस जैसे हम आप पहनते हैं, पुलिस की वर्दी में नहीं थे। और वो घूम रहे थे ये बताते हुए कि वो सरकारी महकमे से हैं, सेहत महकमे से, स्वास्थ्य विभाग से, और वो मलेरिया का टेस्ट कर रहे हैं घर घर घूम कर। तो इस कड़ी में वो उन दोनों महिलाओं के घर भी गए जो 2 महिलाएं मेड सर्वेंट के तौर पर उस आदमी के घर में काम करती थी, और उनमें से एक महिला की हालत जो है इस टीम ने थोड़ी पस्त देखी। पस्त मतलब कोई भी महिला जब किसी बेबी को डिलीवर करती है तो ये काम कोई इतना आसान तो होता नहीं। प्रसव वेदना से गुजरना आप समझ सकते हैं, उस पेन की कोई तुलना नहीं होती पूरी दुनिया में। तो जो महिला किसी बच्चे को या बच्ची को जन्म दे चुकी है और अभी तुरंत उसने जन्म दिया है तो उसकी हालत कैसी होगी। तो दोनों में से एक महिला इस टीम के सस्पिशन के दायरे में आ गई, जिसका बॉडी लैंग्वेज, जिसकी हालत देखकर पुलिस वालों को लगा कि ये महिला हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने उस महिला को तो मार्क कर लिया। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में जिन बच्चों का जन्म हुआ था पुलिस ने उसका लेखा जोखा निकाला, और पिछले 2 दिनों में, और स्पेशली चूंकि ये 29 अगस्त को ये बेबी मिली थी, पुलिस ने 27 अगस्त के दिन अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जिन बच्चों का जन्म हुआ था उसकी लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में 4 बच्चे थे, मेल फीमेल दोनों चाइल्ड थे। तो इन 4 बच्चों के बारे में पुलिस ने पता किया और पुलिस को ये पता चला कि ये चारों बच्चे अपनी अपनी माँओं के पास अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि जो बेबी गार्बेज में यानी कूड़े के ढेर में फेंकी गई थी, उस बेबी का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। अब दोनों चीज़ें को रिलेट होने लगी कि एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल में बेबी का जन्म न होना, दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जिसे देखने से लग रहा था कि शायद उसने किसी बेबी को जन्म दिया है। उससे पुलिस ने पूछा तो उसने मना कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं घर में हूँ और मैं काम करती हूँ, और मैं आज भी काम पर गई थी। तो जिन घरों में वो अभी काम करती थी वहाँ जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ, ये महिला काम पर आई थी और इस महिला ने महज 2 दिनों की छुट्टी ली थी। उसने कहा भी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन क्या इन 2 दिनों में ही उसने इस बेबी को डिलीवर किया, उसे जन्म दिया, ये अब पुलिस को पता लगाना था। तो पुलिस ने उस महिला को अपने साथ ले जाकर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका मेडिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट करवाया, और इस टेस्ट में, इस जांच में ये पता चला कि हाँ, उस महिला ने अभी अभी 24 से 48 घंटे के अंदर किसी बच्चे को जन्म दिया है। बॉडी में कुछ इस तरह के मार्क्स या कुछ इस तरह के साइंस होते हैं, सिग्नल्स, मतलब साइंस मतलब कुछ इस तरह के निशान होते हैं जिन्हें देखकर मेडिकल एक्सपर्ट बता सकते हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ, इसने बेबी को जन्म दिया है, यानी वो महिला झूठ बोल रही थी। अब पुलिस ने उस महिला से थोड़ी सख्ती की, ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी अभी उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, और अगर उसने उस बच्ची को कूड़े के ढेर में डाला तो जाहिर सी बात है वो भी बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना और अवसाद से गुजरी होगी, तकलीफ़ से गुजरी होगी, तो बहुत सख्ती भी नहीं कर सकती थी पुलिस। लेकिन पुलिस ने पूछा और कहा कि देखो, झूठ बोलने का फ़ायदा है नहीं क्योंकि मेडिकल जाँच में भी ये बात क्लियर हो गई है, और तुमने जिस टी शर्ट में लपेट कर फेंका था वो टी शर्ट तुम्हें जिसने दी थी उन्होंने भी हमें तुम्हारे बारे में बताया है, तो सारी चीज़ें पता चलती हैं और झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो सच बताओ। तो उसने कहा कि हाँ साहब, वो बच्ची मेरी ही है, लेकिन न तो मैं उस बच्ची को अपने पास रख सकती हूँ, ना पाल सकती हूँ, और न मैं किसी को इसके बारे में बता सकती हूँ।
पुलिस ने पूछा कि क्यों, ऐसी क्या बात है? तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने पति से पिछले 2 सालों से अलग रह रही हूँ। मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ और ऐसे में जब मेरा पति मेरे साथ नहीं है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मैंने बेबी को जन्म दिया है, तो फिर मैं उस बेबी को कैसे पाल सकती हूँ, उसे पिता का नाम कैसे दूंगी? तो ये एक जो सोशल स्टिग्मा है हमारे समाज में, ये उसका असर था। इसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि लोक लाज के डर से उस महिला ने ये तय किया कि एक ऐसा बच्चा जो उसके मैरिज की वजह से पैदा नहीं हुआ बल्कि किसी और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की वजह से पैदा हुआ, उस बच्चे को वो नहीं पाल सकती। यही सोचकर उसने उस बच्ची को उस टी शर्ट में लपेट कर चुपके से कूड़ेदान वाली गाड़ी में डाल दिया था। अब जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन हो गया और ये महिला पकड़ी गई तो उसे फ़ौरन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी क्योंकि ये अनयूजुअल टाइप का केस था, लेकिन है तो जुर्म। पुलिस ने इस मामले में फ़िलहाल वो महिला जो है, जब तक की जानकारी मुझे मिली है, वो महिला हॉस्पिटलाइज्ड थी, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था क्योंकि उसको भी अटेंशन और इलाज की ज़रूरत थी, मेडिकल अटेंशन की। बच्ची का तो खैर ऑब्जर्वेशन में उसको रखा ही गया था। और समाज में, खासकर बरेली शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने उस बच्ची को गोद लेने के लिए अपनी तरफ से पेशकश की है। अब पुलिस जो है इस मामले में लीगल कमेंट ले रही है और पुलिस बहुत जल्द उस बच्ची को किसी सुरक्षित हाथों में जो भी गोद लेने या देने की प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन करते हुए शायद किसी अभिभावक को, किसी पालक को उस बच्ची को सौंप दे। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें सिर्फ लोकलाज के भय से एक माँ ने, एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में डाल दिया, फेंक दिया और भाग गई। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? आप उस महिला को कितना दोषी मानते हैं और उसे कैसी सज़ा होनी चाहिए? आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की ये पेशकश, ये कहानी यहीं तक, लेकिन जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आप लोगों को 2 कहानियाँ बताई थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के पास पंजाब में एक बिल्कुल नेकेड महिला की बॉडी हाईवे में सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी और उस मामले की पुलिस ने जांच की और उसके बाद पुलिस ने उस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। और एक दूसरी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जो कहानी साउथ की थी, कर्नाटक की, जिसमें एक शख्स पर घर में घुसकर उसकी पत्नी के प्रेमी ने जानलेवा हमला किया था और पत्नी जो है वो अपने पति को तो बिट्रे कर ही रही थी, धोखा दे ही रही थी। इस हमले के बाद जब पोल खुल गई तो उसने अपने प्रेमी को भी डंप कर दिया और उस पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके बाद वो प्रेमी बहुत घबरा गया और उसने पहले तो एक वीडियो बनाया और फिर उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। उन दोनों कहानियों पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ। विशाल यादव का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि महिला अपने पति को बताकर क्यों नहीं गई जबकि उसके साथ एक बच्ची थी और महिला फ़ोन पर ये बात बता सकती थी। बिल्कुल, यह आपका कहना बिल्कुल सही है विशाल यादव जी। बेसिकली पंजाब की जो कीरतपुर साहिब की घटना मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसके बारे में वो बता रहे हैं। देखिए, उस महिला ने अपने पति को ये तो बताया था कि वो मंडी जा रही है, लेकिन मंडी के बाद वो किसी ट्रकर के साथ दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर बिहार जा रही है, इस तरह की जानकारी उसने अपने पति को नहीं दी थी। ये सारी गलतियां होती हैं जब कोई प्रोन टू क्राइम हो जाता है। ये बहुत मार्क करने वाली बात है जो सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब आप कहीं निकलते हैं ना, तो अपने नाते रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कीजिए। अजनबियों को या फिर सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक अलग किस्म का खतरा है। फिर आपके मूवमेंट के बारे में लोगों को पता होता है। लेकिन हाँ, अपने रूममेट को या घर वालों को जिनके साथ आपका हमेशा का उठना बैठना, उनको ज़रूर बताइए और कब तक लौटेंगे ये भी बताइए। जिससे क्या है कि अगर आप कहीं गायब हो जाते हैं या कोई होनी अनहोनी कुछ होती है आपके साथ, तो कम से कम वो लोग रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में हमने ये देखा है कि जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल महिलाओं का जब कत्ल होता है तो आसानी से वो केस सॉल्व नहीं होता, और सॉल्व होता भी है तो काफ़ी वक्त लगता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस्म फरोशी के धंधे में रहने वाली महिलाएं अपने परिवार से कटी हुई रहती हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ वही लोग होते हैं जो उसके ग्राहक होते हैं, और ग्राहकों का कोई इमोशनल कनेक्ट आमतौर पर महिलाओं के साथ नहीं होता। तो ऐसे में वो महिलाएं बहुत प्रोन टू क्राइम होती है और बहुत वल्नरेबल, एक शब्द है इंग्लिश में, जो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं अपराधियों के। कोई अगवा कर ले, कुछ कर ले, कत्ल कर दे, और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो किसी की अपनी नहीं है। जो भी अपने लोग हैं उन्होंने नाते रिश्ते तोड़ रखे हैं या ये महिला संपर्क में नहीं है।
तो इस तरह से ये एक साइन है कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपनों के बीच, परिवार के बीच रहिए। कहीं आते जाते हैं तो अपने लोगों को बताया कीजिए। नागेश गौड़ ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा अनवर अंसार का कमेंट है, इन्होंने कहा कि बैनर्जी आपका आवाज़ बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि धोखा वही लोग देते हैं जो बहुत खास होते हैं, आप जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा कि वेदवाक्य है या बिल्कुल ही सही 100% ऐसा नहीं मानता, लेकिन हाँ, ऐसा होता ज़रूर है। लेकिन कई बार ऐसे लोग जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं वो भी धोखा देते हैं, आपकी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं। आफ्ताब शेख ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है। हम जवाहरात हीरो नगीनों को तलाशने का काम करते हैं, दिन भर काम करते हुए क्राइम तक की पूरी टीम को सुन लेते हैं, देखते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं। ये स्टेटस फॉर यू के नाम से एक आईडी है, इन्होंने ये बात कही है। तो इनका ताल्लुक ज़रूर गुजरात से होगा, मेरे ख्याल से सूरत से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हीरो के तलाशने का काम सबसे ज़्यादा होता है। बाकी इसके अलावा योगेश कुमार ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। पल्लवी प्रिया का कमेंट है और उन्होंने ये कहा है कि गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है, हर इंसान को ये बात समझने की ज़रूरत है। ब्लू ओशन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने ये लिखा है कि पहली कहानी में बहुत झोल है। कल्पना ने अपने पति को ये क्यों नहीं बताया कि वो किसी डॉक्टर के पास जा रही है। नहीं, पति को ये तो बताया था कि डॉक्टर के पास जा रही है, लेकिन इसके बाद वो किसी ट्रकर के साथ बिहार चली जा रही है, ये उसने नहीं बताया था। तो झोल तो देखिए, अल्टीमेटली स्टोरीज़ में झोल होती है तभी जाकर क्राइम होता है। जोड़ीदार शायर के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपने। उन्होंने कहा है कि क्राइम तक के दर्शकों से एक विशेष निवेदन है कि पंजाब में फ़िलहाल जो हालात है उस पर जिस प्रकार से जैसी भी वो मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद करें। ऑब्वियसली देखिए, पंजाब और देश के कई दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां बहुत कुदरती कहर जो है वो बरप रहा है, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम में तो हर साल बाढ़ आती है। तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सारे लोगों को एकजुट होना ज़रूरी है। और आपके इस कमेंट के बहाने मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में भी होता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और अगर पैसों से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, जा सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो मौके पर जाएं भी। ऐसा मतलब मौका ना आए तो बढ़िया है, लेकिन अगर मौका आए तो लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मधुमिता प्रमाणिक ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिलजीत कौर का कमेंट है, उन्होंने कहा कि सर मैं अफ़गानी लड़की हूँ, फ़िलहाल मैं इंडिया में रहती हूँ और इंडिया के कानून में बहुत सारा बदलाव होना चाहिए, ऐसी औरतों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत स्वागत आपका। लेकिन दिलजीत कौर, मैं आपके नाम और सरनेम से तो आप ऑब्वियसली मुझे सिखनी लग रही हैं, मतलब सिख धर्म से आपका ताल्लुक़ ऐसा लग रहा है। तो क्या आप अफ़गान से माइग्रेट होकर यहाँ आई हैं, आपको यहाँ नागरिकता मिल चुकी है, या मतलब कुछ दिनों के लिए आई हैं फिर अफ़गानिस्तान वापस चली जाएंगी? अपने बारे में कुछ और बताइए, क्योंकि आम तौर पर अफ़गानी सुनने से हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि शायद मुस्लिम लोग हों। तो जगदीश चंडीगढ़ जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मंडल BR के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। अशोका शुक्ला रेगुलर कमेंट करते हैं या करती हैं, जो भी है, अशोका है तो शायद करती हैं। और इसके अलावा संदीप धामरे जी का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सबके नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाकये, किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।